Good morning to everyone. Today I Alok Singh, एजुकेटर एट डायमंड प्रूडेंशियल पब्लिक स्कूल। तो बेसिकली आज हम लोग डील करने वाले हैं फ्यूचर ट्रैक फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आपका क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए इक्वली एप्लीकेबल रहेगा कि उनको आगे किस डायरेक्शन में अपना फ्यूचर को सिक्योर करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना है, किस ट्रैक पे आगे बढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए वो है आपका एम, कि आपको अभी आप क्लास 8th पास आउट हुए हो या 9th पास आउट हुए हो, दोनों लोग आपके पास एक डेफिनेट एम होना जरूरी है और आप वो क्यों करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो क्या आपके पास उस काम में करने के लिए पैशन है, डेडिकेशन है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, स्किल, टैलेंट, ये हर एक चीज़ आपके पास है कि नहीं। और क्या आप इतने कैपेबल हो, मीन्स आपका एनवायरनमेंट कि आपको इतनी असिस्टेंस मिलती है कि नहीं मिलती है। तो हर एक चीज़ आपको काउंट करके पहले एक स्ट्रिक्ट एम बनाना पड़ेगा विद रीज़न। आपने पहले एम बनाया, उसका रीज़न ड्रॉप डाउन किया और वर्बल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एक गुजराती में कहावत है कि जो लिख दिया है वो आपका प्रूफ है, वो आपका अटल है। तो आपको जो भी डिसाइड करना है उसे राइट डाउन करना है, राइट डाउन करना है पहली चीज। और दूसरा, जितनी भी आपकी एक्सेसिबल जगह है, जैसे आपका रूम हो गया, तो रूम में आप अपने वॉल्स पे उसको स्टिक कर सकते हो कि मेरा एम ये है, मुझे ये बनना है। अगर आप कोई स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में कहीं जाते हो जो आप जहाँ पे आपका अच्छा खासा एक्सेसिबल हो, या फिर आपके लॉकर्स है, आप वहाँ लगा सकते हो। तो जब भी आप उस चीज़ को रिटन डाउन देखोगे तो आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी। कि अभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत थक जाता है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको कुछ बूस्टअप एनर्जी चाहिए, तो ये आपको बूस्टअप एनर्जी देगा। तो पहली चीज़ आपको एम आपका फिक्स करना है विद ड्यू रीजन, उसे राइट डाउन करना है और जितनी भी एक्सेसिबल जगह है वहां पे आपको उसको पेस्ट करना है, पहली चीज। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, 1 साल 2 साल बाद आप क्लास 11th में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट चूज करना रहेगा। तो जब को भी आपको सब्जेक्ट चूज करना रहे तो उस समय बहुत ही ह्यू क्राई होता है। कुछ लोग पीयर प्रेशर के चक्कर में, कुछ लोग आपका रिलेटिव्स के इन्फ्लुएंस में ऐसे ऑप्शंस चूज कर लेते हैं जिसके लिए आप बने ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई कहे कि आप इंजीनियर बनो तो आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते, आप एवरेज रहोगे और हो सकता है कि आप बहुत बुरा करो। इसीलिए इंडिया में आपका सुसाइड रेट और आपका डिप्रेशन, ये सब में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है, खासकर आपका जो भी हाईयर स्टडीज़ को लेके है। तो इसीलिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। और अगर आप पहले से क्लास 9th 10th से ही अगर आपके फैमिली में सबको क्लियर है, आपको क्लियर है माइंड प्रोसेस में मुझे क्या करना है, तो जो 80% लोग भाग दौड़ में, भीड़ चाल में चलते हैं, उससे आप अलग हो जाओगे और आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो ठीक है। तो दूसरा आपको है कि अभी से आपको एम के अकॉर्डिंग आपको तय करना है कि आपको क्या सब्जेक्ट चूज करना है। तो क्लास 11 सब्जेक्ट, तो इसके में आपका 4 ऑप्शन है, PCM, PCB, कॉमर्स एंड आर्ट्स। मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज और बता दूं कि आपको 2 फैक्टर हैं, वो आपको बहुत ध्यान में रखना है आपका एम डिसाइड करते समय और आपका फ्यूचर ट्रैक डिसाइड करते हुए। वो पहला क्या है आपका, थिंक बिग, हेट द एवरेज। ये लाइन आपकी बहुत ही वर्थफुल है कि बड़ा सोचिए और औसत या एवरेज को आप हेट करिए, ना पसंद करिए। आप सोचिए कोई लड़का जो आपका फर्स्ट आ रहा है या फिर 95% ला रहा है, उसमें और आप में क्या डिफरेंस है कि आप 85% को टारगेट कर रहे हो, 90 को टारगेट कर रहे हो। आप भी सब कुछ उतना ही आप डेडिकेट करते हो, एफर्ट डालते हो, सब कुछ आपके पास सेम है। तो ऐसा क्यों कि कोई आपका एक्सेल करे जा रहा हो और आप कहीं पे मिडिल ऑफ द बॉक्स हो। तो इसीलिए आप पहली बात तो बड़ा सोचो, जितना बड़ा आप सोचोगे उतने बड़े ही आप बनोगे।
तो इसलिए अपना जो आपका स्कोप है थिंकिंग का वो आप बड़ा रखिए, और साथ साथ केवल आपको सोचना ही नहीं है, डे ड्रीमिंग नहीं करना है, आपको सोच के रैशनली उसको एक्टिव प्लान में लाना है, एक्शन प्लान डिसाइड करके आपको उसमें काम करना है। तो ठीक है, पहला थिंक बिग और हेट द एवरेज। बहुत लोग की आइडियोलॉजी होती है हाँ 80% आ जाएगा, 85% आ जाएगा, 90% आ जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जब आप सब कुछ उतना डेडिकेट कर रहे हो तो आपका जो आपका टारगेट है वो होना चाहिए कि आप बेस्ट करो, आप स्केल करो, आप स्केलेबिलिटी पे ध्यान दो। तो आपको इसलिए एवरेज से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अब इसमें एक बात आप कहोगे कि आप भी मार्क्स से पीछे जा रहे हो, तो देखिए जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है वो मार्क्स पे ही डील करता है। आपको जॉब पाना हो या फिर आपको किसी कॉलेज में एंट्रेंस लेना हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो हर जगह मार्क्स ही काउंट होने वाले हैं। वो तो कुछ जगह में होता है कि आपका इंटरव्यू में आपकी पर्सनल स्किल्स हो गया, वो सब आपका काउंट करती हैं, लेकिन आपको जब एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, बहुत ऐसी जॉब्स हैं जो आपका मेरिट बेस होती हैं, तो वहाँ पे केवल आपका जो मार्क्स है वही आपका काउंट करता है। तो ये पहली चीज़। दूसरा, कई एग्जाम से आपकी एलिजिबिलिटी होता है कि आप अगर 70% हो, आप 12th में या 10th में, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो, अब एलिजिबल हो। तो अगर आप उससे डाउन रहोगे तो आप तो उसके लिए एलिजिबल हो ही नहीं। तो इसलिए आप अपने सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए कि आप हर एक एग्जाम के लिए क्वालिफाई रहो, तो आप जो बेस्ट कर सकते हो, जितना आप स्केलेबल हो सकते हो उसके लिए आप ट्राई करो। इससे और क्या होता है, इससे आपका नेक्स्ट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। एक बार आप 92%, 95% की रेंज में आप चले गए तो आपको खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी जो स्टेटस है, आपकी जो वैल्यू खुद के आइज में है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और साथ साथ आपके जो फैमिली मेंबर हैं, रिलेटिव्स हैं, वो लोग भी आपको एक रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हाँ ये बात कमेंडेबल तो नहीं है, लेकिन क्रिटिसाइज करने लायक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको बेस्ट एम करना है और मैक्सिमम मार्क्स को आपको अचीव करना है। ठीक है, अब उसके बाद टाइम टेबल एंड स्ट्रेटजी, ये भी दो पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है वो आपका डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। अब मैं इसको आपका क्लास 9 के सब्जेक्ट के रेफरेंस में ही समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले रहे हो तो इसका मैं स्टार्ट करता हूँ पहले। तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। तो आपको कैसे बढ़ना है आगे, ये देखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहला काम, चाहे आप इस ग्रुप के हो चाहे इस ग्रुप के हो, आपको साइंस एनसीईआरटी जो आपकी सब जगह चलती है, हर स्कूल में चलती है, तो आपको इस बुक को लाइन बाय लाइन और बिटवीन द लाइंस आपको रीड करना है, लाइन बाय लाइन और बिटवीन द लाइंस। ठीक है, क्योंकि चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें आपका 10th तक की साइंस जरूर पूछी जाती है, और आपके जो क्वेश्चंस है वो बेसिक एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो पहला आपको पूरी एनसीईआरटी के थ्योरीज, एक्टिविटीज, फेनोमेना, लॉज, सब कुछ आपको एकदम अच्छे से समझ के आपको एकदम कंप्लीट करना है, पहली चीज। अब दूसरा, साइंस के लिए ही आपको गाइड। इस बात पे कुछ लोग आपका कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं कि जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हो तो गाइड की क्या जरूरत है, लेकिन गाइड की बहुत जरूरत इसलिए है क्योंकि आप जब एनसीईआरटी खोलते हो तो आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं, केमिकल रिएक्शंस है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हैं, हॉट्स हैं, ये सब आपको इनफ क्वांटिटी में नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप कभी आईआईटी या फिर आपके जितने भी और एग्जाम्स हैं उसको आप देखोगे तो एनसीईआरटी से आपको बेसिक स्केलेटन तो मिल जाता है, लेकिन जो भी आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर हॉट्स हैं वो सब आपको एनसीईआरटी में लैक दिखेगा। तो इसलिए आपको एक गाइड चूज करना है, और गाइड आपकी A1 क्लास की या अच्छी होनी चाहिए, और ये आपका डिपेंड करती है प्लेस टू प्लेस
और स्टूडेंट टू स्टूडेंट। पहली बात आपको इसमें ये देखना है कि जो भी आप गाइड ले रहे हो आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आप उसको समझ सकते हो कि नहीं। क्योंकि कहीं कहीं आपके मेंटोर्स अच्छे हैं, कहीं कहीं खराब है, तो जहाँ पे अच्छे हैं तो वहाँ पे कुछ भी चल जाएगा। आप कोई भी गाइड जो बेस्ट गाइड है उसको आप रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे मेंटोरिंग अच्छी नहीं है, जहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ऐसे बुक को रिफर करना है जो आपको बाउंसर ना जाए, आपके लेवल को हो, आप उसको ग्रैस्प कर सको, आपका टीचर भी उसको आपको समझा सके। क्योंकि कोई भी किताब अच्छी है खराब नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आपका स्किल क्या है, आपका स्टेटस क्या है, या फिर आपको जो असिस्टेंस मिल रही है वो किस लेवल की है। तो इसलिए आपको गाइड्स को आप देख लीजिएगा, जो भी आपको बेस्ट मिले, आपके जो भी मेंटोर्स हैं वो आपको अच्छे सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे आपके हैं, जैसे आपके एस चांद की हो गई, आपकी मॉडर्न ABC एक्सेट्रा, ये सब आपकी कई आती हैं, गोल्डन आती हैं, लेकिन अब इसमें आपको जो भी आपको बेस्ट सूट करे वो आप उसको ले सकते हैं। अब इसको करना कैसे है, फिजिक्स के लिए आपको न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा ध्यान देना है, हॉट्स को प्रैक्टिस करना है। हॉट्स आपका तीनों में आप कवर करिएगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, ठीक है। और उसके बाद आप फिजिक्स के लिए खास कर आप न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका एप्लीकेशन बेस्ड आपका थिंकिंग स्टार्ट होना है। अब दूसरा केमिस्ट्री के लिए आपको केमिकल रिएक्शंस पे बहुत ध्यान देना है, अच्छे से समझना है, सबकी टाइप, सबका आपका नेचर, सबके प्रॉपर्टीज आपको समझना है। उसके बाद जितने एलिमेंट्स हो सके आप उनको याद करिए, और उसके बाद उसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न है कि किस हिसाब से आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट आपका मिलता है, आपको उसको समझना है अच्छे से। मेन जो आपकी पीरियोडिक टेबल है आपको उसको गो थ्रू करना है, और जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको आप एक्सपीरियंस करिए प्रैक्टिकल करके, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आप एक्चुअल में उसको इंसाइट इंस्टिल कर पाओगे अपने कैरेक्टर में, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी, मैथ का देख लेते हैं। मैथ के लिए आपको दो चीजें करना है। पहला, NCERT आपको इसको खत्म करना है, समझ के अच्छे से जितने भी डेफिनेशन है, थ्योरी है, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज है, मीन्स आपको एकदम घोल के पी लेना है NCERT, लेकिन रट्टा नहीं मारना है, समझ के अच्छे से NCERT कवर करना है। और अकॉर्डिंग टू मी ये 3 महीने या 4 महीने ज़्यादा नहीं लेगा। 9th या 10th किसी की भी NCERT हो, अगर आप डेडिकेटेडली करोगे तो 3 से 4 महीने में आप आराम से कर सकते हो, मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। अगर आप स्कूल के साथ चलते हो तो 6 मंथ, लेकिन अगर आप खुद आप एकदम डेडिकेटेड होकर करोगे तो 3 to 4 मंथ इज सफिशिएंट फॉर NCERT, ठीक है। आपका NCERT हो गया, जिसमें आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको करना है RS अग्रवाल। आपको RS अग्रवाल को अच्छे से आपको करना है। RS अग्रवाल भी आप जितना हो सके आप इसको पूरी खत्म करिए, क्योंकि इसमें आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस आपके लगभग सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो NCERT प्लस RS अग्रवाल, इसमें अराउंड आपके 7 to 8 मंथ जाने वाले हैं। अगर आप कायदे से करोगे तो 7 मंथ के अकॉर्डिंग में पूरा आपको 9th हो या 10th हो, दोनों का आपका RS अग्रवाल पूरी हो जाएगी। अब उसके बाद आपको थर्ड RD शर्मा, इसमें से केवल आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस पहले, दूसरे जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं उनको करना है। डिफिकल्ट और एक्सेप्शनल क्वेश्चंस इनको ही करना है, और कोई भी जो आपका टीचर आपको मैथ पढ़ाता है वो आपको इजीली बता सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट हैं या अलग टाइप के हैं जिसको आपको करना चाहिए। तो आपको RD शर्मा से केवल डिफिकल्ट और आपके एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को करना है। जब आप इतना कर लोगे तो आप कहीं पर भी कोई भी एग्जाम हो आप उसमें आपको फेल नहीं करोगे। तो अगर आपको मैथ एक्चुअली परस्यू करना है, आगे आपको फ्यूचर बनाना है, तो आप ये तीनों बुक्स को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, और जैसे मैंने कहा है। और उसके बाद बायोलॉजी के लिए आपको सेम NCERT खत्म करना है, प्लस गाइड भी सेम वही चीज जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जा रहा है। लेकिन अगर आपको बायोलॉजी परस्यू करना है तो इसके लिए आपको 20% टाइम बायोलॉजी में ज़्यादा डेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि आप एक्चुअल में रियल टाइम में जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप सही से कर सको।
क्योंकि कुछ साल बाद जब आप मेडिकल बैकग्राउंड में जाओगे, आप डॉक्टर बनोगे एक्सेट्रा, जो भी आप करोगे जो आपका मेडिकल से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं आपको ये सारे एक्टिविटीज को एक्चुअली परफॉर्म करना होगा। तो तब अगर आप 9-10 से ही आप प्रोटोटाइप और डेमो उसके करते रहोगे स्मॉलर लेवल पे, तो जाके जाके आपको आसानी होने वाली है। तो ये सब चीजें थी। अब उसके बाद कॉमर्स के लिए आपका मैथमेटिक्स इन जनरल आपको पूरा ध्यान देना है। क्या मैथमेटिक्स इन जनरल पे आपको पूरा ध्यान देना है। ये आपका बेसिक है, क्योंकि जितने भी आपके एनालॉजीज हैं, स्टैटिक्स हैं, बार ग्राफ हैं, पाई चार्ट हैं, इन्हीं सब का आपका ज़्यादा वर्क आने वाला है आपको फ्यूचर में। इसलिए आपको कॉमर्स के लिए पहली जो सोल चीज़ है उसको मैथमेटिक्स पे आपको फोकस देना है ज़्यादा, ठीक है। और आर्ट्स के लिए आपको SST, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, तो आपका लेकिन 9-10 में आपको इकोनॉमी पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये आपका इकोनॉमी आपका कहीं ना कहीं कॉमर्स से भी रिलेटेड है और आपका आर्ट्स में भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है। तो आप कॉमर्स के लिए हो तब भी आपको इकोनॉमी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है आपको SST पॉइंट ऑफ व्यू में। और आर्ट्स के लिए खासकर आपको चीज़ें सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन चारों पे ही आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए। तो ये तो अभी तक का था ओवरव्यू। अब आपको चाहे आप जो भी चीज़ लेने जा रहे हो उसमें आपको इंग्लिश पे अच्छे से कमांड होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश पे कमांड नहीं होगी, इंग्लिश कमांड का मतलब वर्बल, वोकेशनल एज वेल एज ग्रामेटिकल, दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, हर एक चीज़ आपको अच्छे से करना है, क्योंकि जब तक आपकी ग्रामर परफेक्ट नहीं होगी तब तक आपको कोई भी एक अच्छा स्कॉलर नहीं ट्रीट करेगा। तो इसके लिए आपकी ये ड्यूटी है कि आप ग्रामर सुधारिए पहले, उसके बाद वोकेशनल में जाइए। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो बोलने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन लिखने को दे दो एक पेज तो उनके हर लाइन में 4 गलती मिलेगी। तो ऐसा आप नहीं करिए। तो इंग्लिश में आपको इन सब में ओवरऑल इंग्लिश पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो इंग्लिश को आप ध्यान, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज पूरे वर्ल्ड में यूज होती है। अब इसमें कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हिंदी से मैं कर लूंगा, ये आपका तो लेके, लेकिन जो रियल टाइम में जो सक्सेसफुल लोग की एलीट कैटेगरी आती है ना, उसमें कभी नहीं आओगे। ये जनरल सी बातें हैं, क्योंकि आप खुद देखो जितने भी चाहे लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, ज़्यादातर फंक्शनिंग या ऑलमोस्ट 80 to 90% फंक्शनिंग आपकी इंग्लिश में ही होती है, पहली चीज़। और जो भी आप जितने भी बड़े सेमिनार्स में जाओगे, आप बिजनेस हब्स में जाओगे, कंपनीज में, सोसाइटीज़ में, हर जगह आपका इंग्लिश का ही बोलबाला रहेगा। तो इसलिए और जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप बोल नहीं पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तब तक जो आपके सक्सेस के चांस हैं वो स्केल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश पे ही ड्यू वेटेज देना है। अब एंड में आपको टाइम टेबल बनाना है कि एटलीस्ट आपको 3 से 4 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना है। मिनिमम 3 से 4 घंटे मिनिमम पढ़ना है। और आप डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट आपको देखना है कि मुझे किस टॉपिक को आपको कितना देना है। एक बात और, आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को 90+ के रेंज में पढ़ना है। और इन जो